इकोसिस्टम का ये दूसरा लेक्चर है। हम लोग प्रोडक्टिविटी देख रहे थे प्रीवियस लेक्चर में। आज प्रोडक्टिविटी के ही टाइप्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे प्रोडक्टिविटी है तो निश्चित रूप से हम लोग कार्बन बायोमास की उसमें चर्चा करते हैं। अब इसमें जो सबसे पहला टाइप है जो प्रोडक्टिविटी में, वो पहला टाइप है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सीधा सपाटा बोलता है कि जो ऑटोट्रॉप्स हैं वह सूरज की रोशनी में कितना बायोमास जनरेट कर रहे हैं। ग्रीन प्लांट्स इसके वाहक है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय ऑटोट्रॉप्स। अगर बायोमास ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। एक टर्म इसमें ये भी है कि चूंकि ये ऑटोट्रॉप्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वह एसिमिलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि हरे प्लांट तो वही काम करेंगे ना, फोटोसिंथेसिस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके वो ग्लूकोज बनाएंगे। यही यही काम होता है उसमें। ये बायोमास जनरेट होगा तो कहलाएगा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब एक टर्म आता है इसमें, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि सारा खर्चा पानी बचा के नेट कितना बचता है हाथ में। वही है। इसमें होता है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो टोटल कितना प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हुआ में से रिस्पायरेशन को घटा दें। रिस्पायरेशन बाय ऑटोट्रॉप्स, अगर इसको माइनस कर दें तो जो बचा वही हमारा है नेट प्रोडक्टिविटी। सभी लोग कैसे है, मान लीजिए कि 30 साल का घर है, हर दिन आधा किलो खाना खाते हैं, मान लो कि साल में 300 दिन खाना खाते हैं, तो 150 किलो, तो मतलब 4,500 किलो वजन होना चाहिए था हम लोग। तो 4,500 किलो वजन जो हो गया वो ग्रॉस प्रोडक्टिविटी हो गया। और हम लोग जो सांस में जो खर्च किए हैं उसको माइनस करने पर जो आज 40, 50, 60, 70, 80 किलो के हैं, दैट इज कॉल्ड नेट प्रोडक्टिविटी। यही हाथ में बचा हुआ अमाउंट है मास का, जो कि यहाँ स्टडी करते हैं, ठीक है। एक टर्म और आता है जिसके साथ कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं, दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है ना। स्टैंडिंग क्रॉप और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दोनों अलग अलग चीजें होती है, ठीक है ना। स्टैंडिंग क्रॉप मतलब है कि उस वक्त गिवन टाइम में, एट अ गिवन टाइम, मान लो कि हम बोले कि सुबह कितना हुआ, एट गिवन टाइम द क्रॉप प्लांट जनरेट बायोमास। ये उसका स्टैंडिंग क्रॉप कहलाता है। तो स्टैंडिंग क्रॉप कभी भी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। अब दूसरा क्रम जो उसमें आता है वह है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की जो बात होगी, ऑब्वियसली ये प्रोडक्टिविटी किसके द्वारा जनरेट किया जाए, इसमें कहते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास किसके द्वारा, बाय कंज्यूमर। जो कंज्यूमर्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी ये सभी, वो जो मतलब पौधा वौधा खाए, जो भी कुछ खाना खाए, उससे जो उन्होंने बायोमास, जो है हम लोग हैं, हम लोग क्या खाए, साग भात चावल दाल, तो जो हम लोग मास जनरेट किए वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में भी टर्म आता है नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, और ये हम सब लोग जानते हैं, फिर वही टर्म यहाँ पर भी आएगा,
ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी माइनस रिस्पायरेशन, सांसों से कितना हमने निकाल दिया, रिस्पायरेशन बाय कंज्यूमर्स। यह उसका सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हम लोग मानते हैं कि ये होता है। हम लोग देखने को कुछ देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कौन करेगा? अब जैसे कोई हरा पौधा है वही करेगा ना। हरा पौधा तो कोई एक जगह है नहीं, ये तो इकोसिस्टम में फैला हुआ है। तो हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमें इकोसिस्टम में देखना है। तो हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहाँ करेगा? जहाँ खूब घना जंगल हो। इसका एग्जाम्पल हो जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है ना, यहाँ का जो प्रोडक्टिविटी है ना, खूब हमेशा खूब बड़ा बड़ा पौधा होगा, एकदम दम दमदार तरीके से धरती पर ये फैला हुआ रहता है। तो सबसे ज्यादा इन्हीं का होता है हाईएस्ट। लोएस्ट किसका होगा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? लोएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अगर हम देखें, ठीक है, तो लेक एंड स्ट्रीम, लेक एंड स्ट्रीम जो है, इसमें सबसे कम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रिपोर्टेड है। जहां पानी का झरना है, इन सब में बहुत कम ही होता है, बहुत ज्यादा इसमें प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं देखा जाता है। तो ये दोनों चीज दिमाग में बिठाकर रखना चाहिए कि यही इनका तरीका है, यही हमें जानने की जरूरत है। तो अब है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। अगर इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो देखें तो द सन ये अल्टीमेट सोर्स है रोशनी का, यहां से एनर्जी फ्लो करता है और ऑटोट्रॉप्स में आता है, जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गए। उन्होंने एनर्जी को फिर आगे बढ़ाया अपने प्राइमरी कंज्यूमर्स में, भेड़ बकरी हिरन में, उनको बाघ भालू खाया, तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स में वो आगे बढ़ा। क्योंकि जो भी एनिमल हो, जो भी प्लांट्स हो, जो भी जीवन है, सबको एनर्जी चाहिए, यहाँ कोई उपाय नहीं है। एनर्जी का दो फॉर्म होता है, इसकी चर्चा तो अक्सर हम करते हैं। एक होता है फ्री एनर्जी, ठीक है, जैसे सूरज की रोशनी में। और दूसरा जो है वो है बाउंड एनर्जी। जो बाउंड एनर्जी है उसे हम लोग कहते हैं बायोमास। हम लोग में क्या है कि हम लोग फ्री एनर्जी से बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी से फ्री एनर्जी करते रहे। जैसे फ्री एनर्जी से बॉन्ड एनर्जी कब बनाते हैं हम? जब फोटोसिंथेसिस होता है। जब फोटोसिंथेसिस होगा तो फ्री एनर्जी से बॉन्ड एनर्जी बना लेंगे। यहाँ प्रोसेस का नाम दिए फोटोसिंथेसिस। और ये काम उलट भी देते हैं, बॉन्ड एनर्जी से फ्री एनर्जी। प्रोसेस का नाम है रिस्पायरेशन। जितना हम सांस ले रहे हैं ना, उन सब सांसों से यही काम हो रहा है। ठीक है, तो सूरज महाराज जो है वो हमारे फ्री एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है। किसी भी इकोसिस्टम में सोर्स ऑफ एनर्जी, वो भी कौन? अल्टीमेट सोर्स एनर्जी इन एन इकोसिस्टम क्या है? यह है सूरज महाराज, द सन। अब लोगों को बड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ कि भाई अगर सूरज से रोशनी आ रहा है तो क्या लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स माना जाएगा? यहां पर लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है?
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ कहता है एनर्जी नाइदर be created nor be lost. Its amount in the universe is fixed. या इज फिक्स्ड लिख देते हैं, ठीक है ना, फिक्स्ड एनर्जी है। ये पहला लॉ है कि कहीं ना आप इसको बना सकते हैं ना इसको बिगाड़ सकते हैं, गीता का ज्ञान। दूसरा है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन बी इंटर कन्वर्टेबल, इंटर कन्वर्टेबल। कहते हैं कि एनर्जी अपना रूप बदल सकता है एक दूसरे में, केमिकल टू फिजिकल, फिजिकल टू मैकेनिकल, मैकेनिकल टू केमिकल, ये सब। ड्यूरिंग कन्वर्जन या ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन फ्री एनर्जी, an amount of free energy, amount of free energy is released out। कुछ मात्रा में जो है फ्री एनर्जी निकल, और इसे बोलते हैं रैंडमनेस ऑफ एनर्जी, रैंडमनेस ऑफ एनर्जी। और यही एनर्जी जो होता है वो सभी यूज करते हैं, हम लोग जो है ना इसी एनर्जी को यूज करते हैं। क्योंकि जो मान लो बॉडी है, बॉडी का जो मास है, बॉन्ड एनर्जी, उसको थोड़े यूज करेंगे। जो फ्री एनर्जी निकल रहा है हीट के फॉर्म में, उसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो मिला जुलाकर आप ये दो लॉ जो है इसके देखे जाते हैं। पहला जो लॉ है इसका थर्मोडायनेमिक्स, इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं ना, तो ये इन लॉज का दिमाग में रहना चाहिए कि ना बना सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये पहला हो गया। और दूसरा में क्या है? इसे कहा था लॉ ऑफ इंट्रोपी, लॉ ऑफ इंट्रोपी। इंट्रोपी का मतलब क्या होता है? रैंडमनेस ऑफ एनर्जी। ये फ्री एनर्जी हम लोग यूज करते हैं अपने काम के लिए कि भाई चलो। और इसमें जो है जो फ्री, इसका मतलब साफ है, अगर 100 जूल है, अगले जनरेशन में जाएगा, क्या 100 जूल का ट्रांसफर होगा? ऐसा कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इस बायोमास से, मान लो कि ये बायोमास है, ठीक है ना, ये समझ कर ये प्लांट है, और इसको काऊ, गाय जो है वो खा गई। गाय ने भी अपना बायोमास जनरेट किया। तो मान लो कि अगर ये 100 kg बायोमास खाया, तो क्या 100 kg का की गाय होगी? नहीं नहीं नहीं, इसमें बहुत बड़ी मात्रा जो है वो फ्री एनर्जी के रूप में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं रिस्पायरेटरी हीट। सांस से जो गर्माहट निकलती है ना, हीट हीट फॉर्म में निकल जाए। और यहाँ जो अगर 10% रूल, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ 10% एनर्जी फिक्स किया, बाकी 90% एनर्जी उसने वेस्ट कर दिया, रिलीज कर दिया। तो ये चीजें हैं, ठीक है। किसी भी इकोसिस्टम में जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो यूनिडायरेक्शनल है। फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। क्यों ना हो भला? ऐसा थोड़े होगा कि कभी हरा प्लांट गाय बकरी को खा जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। कभी ऐसा भी नहीं होगा कि बकरी जो है उस शेर का शिकार कर लेगी। इसका मतलब फिक्स है कि हरा पौधा को बकरी खाया, बकरी को शेर खाया। तो एकदम यूनिडायरेक्शनल है, इसमें कहीं कोई सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। एक मॉडल बनाया अगर जाए तो द सन, सूरज, इसकी रोशनी का सदुपयोग किसने किया? प्रोड्यूसर्स ने किया, जो कि हरे पौधे हैं। इन प्रोड्यूसर्स को किसने खाया? प्राइमरी कंज्यूमर्स ने खाया। प्राइमरी कंज्यूमर्स गाय बकरी हैं, भेड़ है,
बरसिंघा है, इसको जिसने खाया वो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाया। ठीक है, अगर सेकेंडरी कंज्यूमर को भी खाने वाला मिल जाए तो टर्शरी कंज्यूमर कहलाएगा। मतलब कि मिला जुलाकर यही तरीका है, यही फ्लो है जिससे कि बातों को हम लोग आगे बढ़ाते। अब किसी भी प्रोड्यूसर के जीवन का दो पार्ट होता है, खुद ग्रो करो और सांस से एनर्जी को रिलीज करो। यहां हो गया रिस्पायरेशन, और रिस्पायरेशन से क्या रिलीज किया इसने? हीट। करेक्ट। कंज्यूमर भी रिस्पायरेशन परफॉर्म किया, हीट निकाला। सेकेंडरी कंज्यूमर भी रिस्पायरेशन परफॉर्म किया, हीट निकाला। टर्शरी कंज्यूमर भी रिस्पायरेशन किया और हीट निकाला। मतलब सभी सांस के माध्यम से हीट निकाल। एक दूसरा इनका डेस्टिनी क्या है? इनका डेथ हो जाए, क्योंकि अब मान लो कि मरेगा ही, तो डेथ होने के बाद ये क्या होंगे? डिकम्पोजर पास पहुंचेंगे, डिकम्पोज होंगे। ठीक है, डिकम्पोज होने के बाद क्या होगा? इनसे भी हीट निकलेगा। चलिए बढ़िया है। प्राइमरी कंज्यूमर भी डेथ करेंगे, डिकम्पोजर इनको इनसे हीट निकाले। सेकेंडरी कंज्यूमर भी डेथ करेगा, इससे हीट निकलेगा। टर्शियरी डेथ करेगा, इससे हीट निकलेगा। कहानी में यही है कि चाहे सांस से छोड़े, चाहे जमीन में या मिट्टी में मिलकर छोड़े, ये हीट का जो जो है ना, उसे हमको धरती दुनिया को वापस करना है। क्योंकि जो हम लिए हैं सूरज से, उसको हमें इस प्रकृति को लौटा देना है। जैसे लिए हैं वैसे ही लौटा देना है। तो हमने क्या लिया था? हमने ये कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और हम वाटर को जोड़ना चाहते, और जोड़कर हम एक बायोमास बनाना चाहते। यही था। ये बायोमास हो गया। क्यों बायोमास हो गया? क्योंकि ये ग्लूकोज है जो कि बायोलॉजिकल सेल में मिलता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड हवा में, और पानी जो है वो, मतलब धरती पर पानी मिलता है ना, नदी तालाब। लेकिन इन दोनों को जोड़कर हमने क्या बना लिया? बायोमास बना लिया। इक्वेशन बैलेंस करने की यहाँ जरूरत अगर हो तो कर सकते हैं। C6+12H2 इक्वल टू ये +6H2 ओके, ये तो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है। ये बायोमास जब हमको लौटाना होगा तो हम कैसे लौटाएंगे? इसी तरह से लौटाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड वापस कर देंगे, वाटर वापस कर देंगे। और जो सोलर एनर्जी लिए हैं देवता, उसको कौन करेगा? उसको भी तो लौटाना पड़ेगा ना। तो सोलर एनर्जी में हमको क्या मिला? लाइट। लाइट से क्या मिला? हीट मिला। जो क्वांटा लिया उस क्वांटा को लौटा दी। ये जो है एक प्रकार का फ्लो है किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी का। ठीक है, अब जब ये फ्लो है तो लोगों ने कहा कि मान लो कि अगर ये 1000 जूल एनर्जी लिया, इसमें बहुत सारा इसने रिस्पायरेशन में लूज किया। इसको जब सेकेंडरी प्राइमरी कंज्यूमर खाया तो 10% रूल कहता है कि 10 ही जूल ये मिलेगा। मतलब सॉरी, मतलब 10% रूल कि 100 जूल। और जब सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा तो फिर इसको 100 जूल से 10% मिलेगा, 10 जूल। और टर्सरी कंज्यूमर खाएगा तो उसको क्या होगा? 1 जूल प्राप्त। इसको लॉ ऑफ 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम माना जाता है। ये एब्सोल्यूट डेटा नहीं है 10%, थोड़ा मोड़ा ये घट बढ़ सकता है, किंतु ये एक बताता है कि यही तरीका है कि 90% जो है, मतलब अगर 1000 जूल में से 100 जूल निकला, इसका मतलब है कि 900 जूल जो है वो हमने प्रकृति, इस पौधे ने प्रकृति को वापस किया। तो ढेर सारा रिस्पायरेशन में कर दिया। मान लो कि हम ऐसे मान लें कि 800 जूल जो है इसने रिस्पायरेशन में रिलीज कर दिया, और 100 जूल मरने के बाद रिलीज। इस प्रकार का इनका एक हिसाब बनता है। तो ये जो है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम कहते हैं। और ये 10% रूल बहुत पॉपुलर हुआ। आज तो इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्शंस भी आ जाता है। ये रूल जो है लिंडमैन्स रूल, लिंडमैन्स रूल है।
और लोग मानते हैं कि यही रूल है। लेकिन अब इसी रूल के खिलाफ हम लोग मोटरसाइकिल और इसका माइलेज बढ़ाते हैं। मोटरसाइकिल में क्या होता है, बाइक में क्या होता है कि पेट्रोल है। पेट्रोल से हम क्या करते हैं, पेट्रोल से हम गाड़ी का जो ये है, मतलब क्या उसको बोलते हैं, जो चक्रीय घूमता है, उसको हम लोग एक रोटरी रोटरी फोर्स जनरेट करते हैं, ठीक है ना। तो पेट्रोल जो है वो स्पार्क पैदा करता है, बिजली, और उससे रोटरी फोर्स जमा होता है। तो अगर आप देखते होंगे कि जैसे कोई एक 100 सीसी गाड़ी है, तो कोई 100 सीसी गाड़ी क्या कहेगा, 1 लीटर पेट्रोल दीजिएगा तो 50 किलोमीटर चलेंगे। कुछ कहेगा नहीं, 1 किलो दीजिएगा तो हम 100 किलोमीटर चलेंगे। अरे बाबा, 100 किलोमीटर क्यों चलोगे? वो कहेगा कि नहीं, हम 10% रूल को फॉलो नहीं करते हैं। आप बाइक को अगर 100 जूल दीजिएगा तो हम 50 जूल्स का यूज करेंगे और गाड़ी चलाएंगे। तो कुछ ऐसे आज के दौर में मैन मेड सिस्टम में इसके ऑब्जेक्शंस देखे जाते हैं। लेकिन प्राकृतिक रूप से जो घटनाएं हो रही हैं उसमें ऐसा बहुत कुछ खास ऑब्जेक्शन इसका अब तक रिपोर्ट बहुत ज्यादा किया नहीं गया, ठीक है। तो ट्रॉफिक लेवल में एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में जो ये क्रम बढ़ता है, इस क्रम में एक टर्म फूड चेन्स। आजकल सबका थोड़ा मोड़ा ऑब्जेक्शन आया हुआ है। इसको भी लिंडमैन ने इसको भी 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था, तो उन्होंने फूड चेन का कॉन्सेप्ट। इस फूड चेन में उन्होंने यही कहा था कि हम सब समझते हैं कि जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को खा जाता है प्राइमरी कंज्यूमर, कंज्यूमर को खा जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर उन्होंने कहा कि चलो एक हो जाएगा इसका टॉप कंज्यूमर। वो टर्सरी हो, सेकेंडरी हो, कोई भी इसमें हो सकता है। और ऐसे इन्होंने ढेर सारे एग्जाम्पल दिए। बोला देखो, ग्रास है, ग्रास को खा गया ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को खा गया मेंढक, मेंढक को खा गया स्नेक, कोई और होगा तो स्नेक को भी खा जाएगा। बोला ये चेन है, और ये हर एक इकोसिस्टम का अपना एक चेन होता है, ठीक है ना। तो इस चेन का लेंथ जो है वो पर्टिकुलर इकोसिस्टम में बदलते रहेगा। अभी आप घास है तो जमीन पर है, ग्रास ऊपर भी जमीन पर है, फ्रॉग भी जमीन पर है, और स्नेक भी जमीन पर है। तो ये एक प्रकार से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात हो जाएगी। लेकिन वहीं पर क्या हो, एल्गी हो, एल्गी को खा लिया किसी फिश ने, खा गया, बड़ा फिश खा गया इसको, फिर हम लोग भी निकाल के खींच के, मतलब ये छोटा अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग प्रकार का जो फूड चेन है वह देखने को मिलता है। ये डिपेंड करता है कि उस इकोसिस्टम में खाने की उपलब्धता क्या है। यदि ज्यादा रेंज होगा खाने पीने का, तो वहां फूड चेन भी थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया दिखा है। जैसे कैसे ग्रासलैंड का दिखा रहे हैं, घास को ग्रास ऊपर खाया, कुतर कुतर के, फिर उसको मेंढक दबोच दिया, सांप उसको पकड़ा, सांप को पकड़ लिया बाज। तो इस प्रकार से एक बड़ा लंबा चौड़ा वहां पर फूड चेन देखने को मिलता है। इस फूड चेन को भी स्टडी के दरमियान में थोड़ा डिटेल किया गया। कैसे किया गया कि फूड चेन जो है इसके भी टाइप्स है। कौन कौन से टाइप्स है? पहला जो है ग्रेजिंग फूड चेन, द ग्रेजिंग, चरने वाला फूड चेन, जो अभी ऊपर बताए। दूसरा जिसमें कैटेगरी है वो है डेट्राइटस फूड चेन, फूड चेन। अभी जो एग्जांपल बताया, ग्रास, ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक, ये ग्रेजिंग फूड चेन का इसमें लेना देना है, ठीक है ना, कि घास को खाया और दूसरे को चरते चला गया। और डेट्राइटिवोर्स क्या होता है, इसमें डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर खाने वाले जो जीव होते हैं और उनका शिकार करने वाला अलग जीव होता है। तो इसमें क्या हुआ कि जो डेट्रेटिवोर्स होते हैं, डेट्राइटिवोर्स हैं,
वो तो फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, इस पर उन्होंने अपना भोजन प्राप्त किया। और डेटरेटिव वोर्स को भी खाने वाले क्या है? शिकारी हैं, प्रीडेटर्स हैं, जो उनको भी क्या करेंगे? चाप देंगे। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है उसे हम लोग कहते हैं ये डेटरेटिव डेट्राइटस फूड चेन है। कोई भी फूड चेन हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, क्योंकि फ्लो जो ऑफ एनर्जी भी जो है वो क्या है? यूनिडायरेक्शनल है। कभी भी मेंढक सांप को नहीं खा पाएगा, अगर खाएगा तो उसको पता नहीं कैसे मैनेज करेगा। तो ये सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल हम लोग इसको कहते हैं, सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल इसको कहा जाता है, फूड चेन, सिंगल चैनल। इसी में जब स्टडी किया लोगों ने और भी, तो एक टर्म लोगों ने दिया फूड वेब। और फूड वेब क्या है? डिफरेंट इंटरकनेक्टेड फूड, डिफरेंट इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम, इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में अलग अलग प्रकार के फूड चेन्स अगर मिल जाए तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे फूड वेब का जो कॉन्सेप्ट आता है उसको हम लोग वाई शेप्ड मॉडल भी कहते हैं। वाई शेप्ड मॉडल इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें दो या दो से ज्यादा भी तरह के जो सोर्स हैं वो आकर एक नेटवर्क में मिल सकते हैं। जैसे कि ग्रास है तो ग्रास को इंसेक्ट थोड़े खा रहा है, बकरी भी तो चर जा रही है ना। सिर्फ बकरी थोड़े खा रही है, हिरन भी तो उसको खा जा रहा है ना। कहने का मतलब क्या है कि एकदम ऐसे बहुत सारे वहां, और किसी भी इकोसिस्टम के सक्सेस का राज है कि उसमें जितना घना डाइवर्सिफाइड फूड चैनल होगा वह इकोसिस्टम उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल होगा, उसके मरने की गुंजाइश बहुत कम होगी। अब देखिए डेजर्ट इकोसिस्टम, वहां बहुत कमजोर फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, क्योंकि वहां बहुत कम एनिमल है, बहुत कम प्लांट्स हैं, वहां बहुत डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, लिमिटेड फूड है वहां। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है, इन सब कॉन्सेप्ट को के आधार पर कई बार सवाल जवाब में चेन कोई भी पूछ देता है कि बताइए इस चेन में कौन बेचैन है, उसको भी पकड़ लेना चाहिए। इसी टर्म से आता है कि इकोलॉजिकल पिरामिड, इसी सब का एक ही मतलब फूड चेन या एनर्जी फ्लो को आप अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाएं तो आ जाता है पिरामिड्स। इसे कहा जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो ये पिरामिड्स का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये एक्चुअली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी फ्लो, या फिर ये एनर्जी फ्लो या फिर ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो या ट्रॉफिक लेवल को दिखाया जाए तो उसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो वो पिरामिड्स कहलाए। और ये जो पिरामिड्स होते हैं, तीन प्रकार के पिरामिड्स पढ़ा जाता है, वी ऑल नो इट, सब लोगों को मालूम है। एक है संख्या के आधार पर तो नंबर, नंबर का पिरामिड। दूसरा वजन के आधार पर तो बायोमास का पिरामिड। और तीसरा एनर्जी फ्लो का पिरामिड, एनर्जी फ्लो का पिरामिड। अब ये तीनों पिरामिड कैसे बनेंगे, क्या इनका ऑब्जेक्शन है, कैसे इनका काम होता है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।